Good afternoon, everyone. Today, I am Sujit sir of New Light Institute. I would be discussing the social science paper set 1. I will be discussing the answers with you today. Okay, so the section 1, that is multiple choice questions. In multiple choice questions में पहला क्वेश्चन है, जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रेड हर्डर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट. तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोमांटिसिस्ट. ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले असर्शन में ये बोला गया है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, रीजन पे जाते हैं, इंग्लैंड वांटेड टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, तो जब क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जा रहा है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर ए होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3, एक अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें आपको एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑप्शन को लगाना है और इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा. देखिए, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आप सभी को पता है कब हुई थी, 1832 में. ठीक है, हैबबर्ग ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1867 में. ठीक, बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1871 में. और नेपोलियनिक सिविल कोड ये 1804 में हुआ था. तो अगर हम इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड. यहां पर मैच द फॉलोइंग है. ठीक है, सॉरी मैच द फॉलोइंग नहीं, करेक्टली पूछा गया. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. देखिए यहाँ पर ऑथर दिए गए हैं और बुक दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है आपको ये पकड़ना है. अब यहाँ पर जो कंफ्यूजन हो सकता है वो दो ऑप्शंस में हो रहा है. देखिए, एक तो बी है और एक डी है. तो काशी बाबा का दिया हुआ है छोटे और बड़े सवाल, जबकि बुक का नाम जो था वो करेक्ट जो दिया हुआ है वो है छोटे और बड़े का सवाल. तो यहाँ पर ये एक डाउट क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के मन में. लेकिन जब आप बी ऑप्शन देखोगे तो वो सुदर्शन चक्र है जिसका सच्ची कविताएं था. ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही जा रहा है. इसलिए एज पर क्वेश्चन की कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है, तो बी ऑप्शन पूरी तरह सही जा रहा है. ठीक है, ऑप्शन डी एक कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे दिया गया था, तो आई होप आप लोगों ने ऑप्शन बी ही लगाया होगा, डी नहीं लगाया होगा. ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए क्रिएट किया गया. अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन इसमें आपको लगाना है टू फिल द ब्लैंक. ठीक है, तो इसमें नॉन मेटालिक मिनरल माइका दिया हुआ है और दूसरी तरफ एक एनर्जी मिनरल दिया हुआ है. तो एनर्जी मिनरल इसमें से कौन सा होगा, तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास. इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नेचुरल गैस. ऑब्वियसली नेचुरल गैस ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नेचुरल गैस एनर्जी प्रोवाइडर है. ठीक है, हम आगे चलते हैं. रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल एंड आइडेंटिफाई द सॉइल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. इसमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट सॉइल है. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. देखिए, इट इज वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल बोला गया है. दूसरा बोला गया है, नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ इट एंड इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. तो जब आप ये इसको ध्यान से देखोगे तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहा है. अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स में एक सॉइल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एलुवियल सॉइल है. दूसरी चीज का कंफर्मेशन करने के लिए कि एलुवियल सॉइल है कि नहीं, आप ये देख सकते हैं स्टेटमेंट इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले. तो अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, एलुवियल सॉइल. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो इसमें आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है. इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. देखिए, वीट, रागी, टी और मेज दिए हुए हैं. वीट क्या है, वीट एक फूड क्रॉप है. ठीक है, रागी क्या है, रागी जो है वो आपकी एक मिलेट क्रॉप है. टी आपकी एक बेवरेज क्रॉप हो जाती है और मेज जो क्रॉप है वो आपका फूड और फॉडर क्रॉप के तौर पे. तो जब आप ऑप्शंस मैच करोगे तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट टर्म मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. अब इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन. जब आप पहली स्टेटमेंट ही पढ़ लोगे तो उसी से आपके मन में डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, रिलीजन से रिलेटेड है. अब रिलीजन से रिलेटेड
कहाँ पर आता है, तो देखिए 4 ऑप्शन है, रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर। ऑब्वियस सी बात है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सेक्युलर होना चाहिए, क्योंकि सेक्युलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा देश जहाँ पे सिस्टम ये है कि वहाँ पर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, ठीक है ना, और देयर इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सेट 1, क्वेश्चन नंबर 9 सेट 1, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इसमें पूछा गया है कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच्ड है। देखिए यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स में कम्युनिकेशन दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स में एजुकेशन है, करंट लिस्ट में अडॉप्शन है और रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में मैरिजेस दिया हुआ है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जा रहा है, देखिए रेसिडुअरी सब्जेक्ट में ये नहीं आता, स्टेट लिस्ट में एजुकेशन नहीं है और यूनियन लिस्ट में सिर्फ जो है वो कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि करेक्टली मैच्ड पेयर सही वाला कौन सा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर जा रहा है। कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स का जो है वो आपका सी आंसर करेक्ट है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या हुआ है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं जो आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 1 से हैं। अब यहाँ पर आपको सही ऑप्शन पिक करना था, तो स्टूडेंट्स इसका सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो पूरी तरह सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी पूरी तरह सही है, स्टेटमेंट नंबर 3 भी पूरी तरह सही है, ठीक है। तो सीरीज ऑफ मेडिटेरियन मेजर्स अडॉप्टेड इन बेल्जियम, ये नहीं बेल्जियम में नहीं हुआ था, ये श्रीलंका में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना, 1, 2 एंड 3 यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी सिस्टम, इनमें से कौन सी कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो किस कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है, अनडाउटेडली इसका करेक्ट आंसर चाइना ही है, ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट ही वाली बात ही नहीं, क्योंकि इंडिया एक मल्टी पार्टी कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम 2 पार्टी है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी 2 पार्टी सिस्टम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें, पहला है रूल ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, ये नहीं हो सकता क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है ना। रूल विद हेरिडिटरी नॉर्म्स, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मोनार्की में होता है। रूल ऑफ पीपल विद फ्रीडम देखते हैं, रूल ऑफ मिलिट्री चीफ्स, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है, रूल ऑफ पीपल विद फ्रीडम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, में से कौन सी 8th शेड्यूल में। तो देखिए इसका ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, अगर आपने लैंग्वेजेस सारी पढ़ी होंगी जो कि बुक में दी हुई थी तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाए होगे, ठीक है ना। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑलरेडी टिक है, तो इसका करेक्ट आंसर उड़िया ही होगा, ठीक है ना, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, इनमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स होता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन लोकेलिटी, इफ द इनकम ऑफ दीज 4 फैमिलीज इन अ वीक आर 2000, 5000, 3000, 6000, देन द वीकली एवरेज इनकम ऑफ द लोकेलिटी विल बी। वीकली एवरेज इनकम क्या होगी, देखिए ये तो एक सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई डाउट वाली क्वेश्चन ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर 4000 होगा, है ना। जब आप सबको ऐड करोगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका आंसर आसानी से निकल आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, फिर से बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। देखिए टेलर को इन्होंने प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया है, जो इसका पार्ट ही नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर में फिशरमैन नहीं होता, ठीक है, और टर्शरी सेक्टर में एस्ट्रोनॉट है और प्राइमरी सेक्टर में कॉरियर है। तो ये दोनों तो टर्शरी सेक्टर है, इसलिए वो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, टर्शरी सेक्टर एस्ट्रोनॉट का होगा, ठीक है ना, टर्शरी सेक्टर एस्ट्रोनॉट का होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट्स एक इमेज दी हुई है और उसके बेसिस पे आपको ये प्रेडिक्ट करना था कि ये कौन सा वर्क कर रहा है, ठीक है ना, ये किस सेक्टर को बिलोंग करता है।
तो देखिए वो एक कुम्हार है जो पॉटरी का काम करते हैं, ये उन्हीं से रिलेटेड है। ऑब्वियस सी बात है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर तो हो ही नहीं सकता, प्राइमरी सेक्टर और पब्लिक सेक्टर नहीं होगा, ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पर्पज ऑफ लोन एक्टिविटीज, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लोन एक्टिविटीज ऑफर्ड बाय बैंक्स। तो बैंक जो एक्टिविटी मतलब जो चीज़ें करते हैं, जो मेन पर्पज होता है इनका लोन एक्टिविटीज़ का, बैंक्स लोन क्यों दे रहे होते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो ऑप्शन में, टू कम्पीट विद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टू जनरेट प्रॉफिट थ्रू द प्राइवेट सेक्टर, टू इंक्रीज इनकम ऑफ एमएनसीज एंड टू सपोर्ट इकोनॉमिक। तो ऑब्वियस ही बात है, हर बैंक का एक प्राइमरी पर्पज होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, ठीक है ना। ये सारे कोई उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है ना। लोन इसलिए दिया जाता है ताकि आप कुछ खुद के लेवल पे कर पाओ और चीज़ें आगे बढ़ पाओ, ताकि उससे देश का आगे चल करके इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है ना। इंडिविजुअल की इनकम तो बढ़े ही, साथ में देश की इनकम भी बढ़े, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कहता है मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद देयर डिस्क्रिप्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दो लिस्ट दी हुई हैं, ठीक है ना, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ ग्लोबल एस्पेक्ट दिए हैं और फिर उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए आपको इससे मैच करना था। सबसे पहले देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये किसके साथ मैच कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, देखिए मैच करिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसके साथ मैच करेगा। ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सी के साथ जा रहा है, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दूसरा है लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, देखिए लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड क्या होता था, रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करना, यानी वो डी के साथ जा रहा है। तीसरा है कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज का जा रहा है ए के साथ, इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। और जो बचा हुआ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, तो ऑब्वियस सी बात इसका आंसर होगा बी, कंपनीज ऑपरेटिंग इन मैनी, ठीक है। तो फिर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी। आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा एमसीक्यू का। इसमें पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो न्यूट्रिशन के असेसमेंट के लिए ही होता है, ठीक है ना। बॉडी मास इंडेक्स न्यूट्रिशन के असेसमेंट के लिए होगा, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक। आगे चलते हैं, ये हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट पूरा होता है। इसके बाद हमारा सेक्शन बी है, ठीक है ना। सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन है। सेक्शन बी जो होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है ना। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे पहले ये ले लेते हैं। कंजर्वेटिव रिजाइन सेटअप इन यूरोप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, सपोर्ट द स्टेटमेंट बाय गिविंग टू एग्जांपल्स। यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव रिजाइंस यानी जो गवर्नमेंट बनी वो सब ऑटोक्रेटिक थी, ये आप कैसे बताओगे। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि वो आपसे कुछ एविडेंसेस यानी कि कुछ फैक्ट्स की डिमांड कर रहा है आंसर। तो आपने अगर यहाँ पर आपने बॉर्बन डायनेस्टी जो रिस्टोर हुई थी उसके बारे में आपको बताना था, और किस तरीके से जो है वो फ्रांस को सराउंड कर दिया गया था अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टेट से। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते थे एज अ फैक्ट कि कैसे सेंसरशिप लगाई गई थी, ठीक है ना। मीडिया को और न्यूज़पेपर्स को रेगुलेट करा गया था, उन पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। ये 2 फैक्ट्स अगर आपने लिखे तो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हाउ इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल। देखिए हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग वो होती है जिसमें गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें पावर का डिवीजन किया गया था, जबकि वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में एक तरीके से वो फेडरल स्ट्रक्चर को सिंबलाइज करता है, ठीक है, जिसमें शेयरिंग होती है, यानी कि सबसे ऊपर जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट होती है, और फिर जो है वो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। तो इसीलिए पावर शेयरिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे अलग मानी जाती है एज कम्पेयर टू वर्टिकल पावर शेयरिंग, ठीक है ना। क्योंकि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर का डिवीजन किया गया है, जबकि वर्टिकल में सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डिवीजन किया जाता है। बस यही आपको इन शॉर्ट लिखना है। देखिए ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो आपको सिर्फ टू द पॉइंट लिखने से मेन चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। देखिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो ट्राइबल लोग करते थे, ठीक है ना। तो इसमें स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होते हैं, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होते हैं, और इसमें होज, डाव, सिकल्स यानी कि जो भी पुरानी टेक्निक्स होती थी उसके थ्रू कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक। जबकि कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो एक उसमें बड़े एस्टेट्स होते हैं,
दूसरी बात है उसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग में, और ये बहुत ही बड़े लेवल पर होते हैं। उसमें हाई मशीनरी, हाई इनपुट्स, हाई फर्टिलाइजर्स इनका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर नॉर्मल तरीके से जो ऑर्गेनिक लेवल की फार्मिंग होती है वो करते हैं लोग, यानी जो ट्राइबल लोग होते हैं वो इसको करते हैं, और वो तब तक कल्टीवेट करते हैं एक लैंड को जब तक कि वो इनफर्टाइल नहीं हो जाता पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं किसी दूसरी जगह पे। तो ये दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद और करके दिया हुआ है उसी का डिफरेंशिएट बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। तो देखिए रबी एंड खरीफ सीजन क्या होता है। रबी क्रॉप्स उन क्रॉप्स को कहते हैं जिनको विंटर में लगाया जाता है, यानी अक्टूबर के महीने में लगभग, और उनकी हार्वेस्टिंग जो है वो आपकी अप्रैल और मई के बीच में हो जाती है, ठीक। जैसे कि वीट हो गया, बार्ली हो गया, ग्राम हो गया या पीस हो गया। अब नेक्स्ट ये है खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। तो खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो ऑनसेट ऑफ मानसून लगाए जाते हैं, और उनकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो सितंबर अक्टूबर में हो जाती है, ठीक है। इसके एग्जांपल कैसे लिख सकते थे आप, जैसे आप यहाँ पर पैडी का, मेज का वगैरह का एग्जांपल दे सकते थे, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाउ कैन अ नेशन अचीव अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के बीच में हम कैसे एक तरीके से बैलेंस क्रिएट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर हम एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के बीच में हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट देने के लिए स्टूडेंट्स आप कुछ एग्जांपल दे सकते थे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी हाईवे प्रोजेक्ट का एग्जांपल दे सकते हो कि जहाँ पर, या किसी और प्रोजेक्ट का एग्जांपल देते हैं जहाँ पर बहुत सारे ब्रॉड लेवल पर ट्रीज़ को कट किया जाता है, और उसके बाद अगर हम उसी को कहीं और प्लांट कर दें तो इस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं, सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपको कोई भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होते हैं। अब इसमें जो है, जो क्वेश्चन नंबर 25 उसमें पहला है, हाउ वाज द सिल्क रूट एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिल्क रूट के बारे में लिखना है कि सिल्क रूट कैसे कनेक्ट करता था आपका चाइना से लेकर के इंडिया के थ्रू होते हुए, और ये पेशावर से होते हुए कैसे यूरोप तक जाता था। तो यहाँ पर आपको उसके बारे में लिखना था, ठीक है ना। और सिल्क रूट के थ्रू ही सारा ट्रेड होता था, है ना। तो सिल्क रूट अपने आप में एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रेड रूट माना जाता है। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि सिल्क रूट के थ्रू क्या क्या चीज़ें गई थी। अगर आपने ये सभी चीज़ें करी हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाउ डिड फूड प्रमोट लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट्स इन प्री मॉडर्न। अब यहाँ पर फूड का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ पर नूडल्स का और स्पैगेटी का एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई, या फिर आप पास्ता के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे पास्ता जो है वो अरब ट्रेडर्स के थ्रू जो है वो सिसिली पहुँचा था। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों का एग्जाम्पल देना। अगर आपने इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल दिया तो आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, देखिए होता क्या है कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके साथ अगर आप फैक्चुअल एविडेंसेस दे देते हो तो आपका आंसर बेटर हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन एक्सपेंडिंग डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई पर ही टिकी हुई है, ठीक है ना। लाइज इन एक्सपेंडिंग यानी कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो फिर इंडिया का इकॉनमी ऑब्वियस सी बात है बूस्ट होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि जो जीडीपी होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बढ़ जाए तो उतनी ही ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है ना। और वैसे भी हम लोग कहते ही हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो बैकबोन ऑफ द इकॉनमी है, ठीक है ना, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, फॉरेन एक्सचेंज लाता है, ठीक है ना, और बाकी दोनों सेक्टर्स की भी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ आपको क्या लिखना था, कोई भी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरीड आउट बाय पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी 3 फंक्शंस लिख सकते हो आप। 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई भी फंक्शंस लिख सकते हो, ठीक है ना। यदि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन लिख सकते हो। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। और तीसरी टू शेप पब्लिक ओपिनियन। कोई भी 3 आप एग्जाम्पल अगर आपने दिए हैं, कोई भी 3 जो को एक्सप्लेन किया है फंक्शंस को, तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सजामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्रेडिट का क्या रोल होता है? देखिए क्रेडिट क्या करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। क्रेडिट के थ्रू लोगों को लोन्स मिलते हैं और उसके बाद वो अपना खुद का कुछ बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कोई एंटरप्राइजेस सेटअप कर सकते हैं। जब वो ये सब चीज़ें करते हैं तो वो एम्प्लॉयड हो रहे होते हैं, इनकम जनरेट कर रहे होते हैं और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। बस आपको उसी चीज़ को समझाना था यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम्पल का यूज़ कर पाएँ तो फिर और ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्शियरी सेक्टर हैज़ अ पिवटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सपोर्ट योर आंसर विद डे टू डे एग्जाम्पल। डे टू डे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये बात बतानी है, ठीक है ना। तो टर्शियरी सेक्टर कैसे आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंट्री में? देखिए टर्शियरी सेक्टर आपको पता ही है, टर्शियरी सेक्टर में सारी बेसिक सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया, है ना, इंश्योरेंस हो गया। इसके अलावा जो भी आपकी शॉप्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना, जो भी शॉप्स होती हैं वो सारी सब टर्शियरी सेक्टर का ही पार्ट होती है। तो आप इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स अगर आपने दे करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि टर्शियरी सेक्टर का क्या रोल है, भाई टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? टर्शियरी सेक्टर जो है वो बाकी सारे सेक्टर्स को भी बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि सारे सेक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और इस तरीके से टर्शियरी सेक्टर ओवरऑल देखें तो एक देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये सेक्शन यहाँ पर ओवर होता है। अगला सेक्शन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन हैं, उनके दो ऑप्शंस होते हैं उनके साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, द गांधीयन आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस इन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना था, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना था। सबसे पहले तो आपने सत्याग्रह बताना है कि वो क्या होता है, ठीक है ना। सत्याग्रह की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई। इसके बाद एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड स्ट्रगल, कैसे गांधी जी ने सत्याग्रह का यूज़ किया अपनी फाइट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में लिख सकते हो। कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने डांडी मार्च के थ्रू जो है वो एक तरीके से चीज़ों को बेटर किया, कैसे जो नेशनल मूवमेंट था वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, हाउ गांधी जी वॉज एबल टू मोबिलाइज ऑल द पीपल एंड ही यूनाइटेड ऑल द पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। तो यहाँ पर वो चीज़ों को आपको बताना है। एग्जाम्पल्स में आप वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही एग्जाम्पल देकर के इस बात को समझाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स, लैंग्वेजेस क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। देखिए ये आपने यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पर क्या क्या बातें मेंशन करनी होंगी, जैसे आपको यहाँ पे सिंबल्स के बारे में लिखना होगा, आपको यहाँ पे फ्लैग यानी जो नेशनल फ्लैग है उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, लैंग्वेजेस कैसे लोगों को यूनाइट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। आप फोकलोर्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। आप भारत माता के, जो कि इंडिया की एलिगरी थी, भारत माता के बारे में आप बता करके इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करके आप इस बात को दिखा सकते हो कि कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों के यानी कि इंडिया के लोगों में डेवलप होती है, ठीक है ना। अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रीजन्स में कैसे ये कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप हुई। सिंबल्स का यूज़ किया गया, स्वराज फ्लैग का यूज़ किया गया, हिस्ट्री को भी री इंटरप्रेट किया गया था। यहाँ पर आप री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री भी लिखेंगे, री इंटरप्रिटेशन ऑफ, तो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है, कि री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की वजह से भी लोगों में एक तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग आई। कैसे री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री ने चीज़ें करी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को कैसे हिंदू और मुस्लिम में बांटा हुआ था, ठीक है ना, मुस्लिम पीरियड या हिंदू पीरियड। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस ने उन्होंने हिस्ट्री को रिलीजन के बेसिस पे ना बांट करके उन्होंने उसको एंशियंट और मॉडल और मेडाइवल के फॉर्म में बांटा, ठीक है ना। और इसके अलावा इंडिया का जो पास्ट है, ठीक है ना, ये बताया हिस्टोरियंस ने कैसे इंडिया का पास्ट जो अपने आप में बहुत मैग्निफिशेंट था, बहुत अच्छा था, और उसको कैसे ब्रिटिशर्स ने ख़राब किया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके थ्रू ही आपको ये समझाना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। देखिए क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। एनर्जी को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, जैसे आप इको फ्रेंडली फ्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है वो लाइट्स और स्विचेस को बंद कर सकते हैं, उससे आप एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्टेज नहीं होना चाहिए, है ना, बर्बादी नहीं होनी चाहिए एनर्जी की। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर बताना था, एक्सप्लेन करना था।
ठीक है, कि कैसे ये सब चीज़ें जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, और एनर्जी कंजर्वेशन जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही कम हमें जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए वो कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं सस्टेनेबल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद। क्यों एनर्जी ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? देखिए, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो, या किसी भी आप कोई भी काम करो, हर जगह एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती ही है ना। तो इसीलिए एनर्जी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और एनर्जी का हमें ये बताना था कि कैसे एनर्जी जो है वो हर तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है ना। हर तरीके का मतलब कैसे कैसे इन्वॉल्व है, क्या है, वो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे समझाना था। अगर आपने इतना किया है तो फिर आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैन डिक्टेटरशिप। एनालाइज, एनालाइज का मतलब क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करना है कैसे बेटर होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी के पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं। डेमोक्रेसी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? जैसे इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी को एड्रेस किया जाता है। डेमोक्रेसी पीपल्स ओन गवर्नमेंट मानी जाती है। डेमोक्रेसी में लोगों की ओपिनियंस का ध्यान रखा जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में लोगों के अकॉर्डिंग पॉलिसीज मेन बनाई जाती हैं, जबकि ये सारी चीज़ें डिक्टेटरशिप में नहीं होती, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना था और यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना था। आगे है, डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज़। डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटीज़ को कैसे एड्रेस करती है? तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में भी है, वो पावर शेयरिंग में दिया हुआ था, वो था रिजर्वेशन पॉलिसी। इंडिया में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो सोशल डाइवर्सिटी को एड्रेस करने का तरीका ही तो दिया हुआ है, ठीक है ना। जब हम रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को इंडिया में लेकर के आए तो कैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा, ठीक है ना। उसी तरीके से आप यहाँ पर आप बेल्जियम का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि बेल्जियम में कैसे अकोमोडेशन की पॉलिसी को फॉलो किया गया और वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी जो उनकी प्रॉब्लम्स को डील अप करती थी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा डिटेल में बताना है और इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन पे। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग अब आज के टाइम पे यानी कि जो 21st सेंचुरी का जो टाइम है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वन कंट्री विद अनदर कंट्री। तो इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी है, लेकिन उस इंटरकनेक्टनेस को और बढ़ाने का काम टेक्नोलॉजी ने किया है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी में कैसे, जैसे आज लोग ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं, आज लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इनके थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों ने कैसे बढ़ावा दिया है और उसको ही इसमें बताना है, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों को ही एक्सप्लेन करना है। फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखिए जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज़्यादा फॉरेन ट्रेड होगा, उतना ही आपका लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ जो है वो उतनी ही लिबरलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। यानी आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड सिर्फ तभी बढ़ता है जब आप ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं और आप लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको एक्सप्लेन करते हुए आपने एक्सप्लेन करना था कि कैसे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स, ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल्स कैसे लिख सकते हैं, जैसे क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे फॉरेन ट्रेड बढ़ा है, ठीक। आगे आते हैं सेक्शन सी की तरफ। ये केस बेस्ड क्वेश्चन थे। केस बेस्ड क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्या है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेथड डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू कीप ट्रैक ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ों को फॉलो अप किया ताकि वो ट्रैक कर पाए इंडियन न्यूज़पेपर्स को। तो यहाँ का जो आपने आंसर लिखना था यहाँ पर वो होगा आपका, इट पास न्यूमरस लॉज टू कंट्रोल द प्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 22 न्यूज़पेपर हैड टू फर्निश सिक्योरिटीज़। तो ये चीज़ को आपको मेंशन, देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है इस चीज़ को, देखिए ये। तो अगर आपने ये आंसर लिखा है तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला पार्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स लॉ अफेक्ट द प्रेस। कॉलोनियल गवर्नमेंट की लॉ ने प्रेस को कैसे अफेक्ट किया। देखिए कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड व्हाट, कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड वेरियस लॉज
and due to those laws the working of the press was affected because these laws were brought for controlling the media and press. ठीक है, तो the result was the closure down of various newspapers. ठीक है, वो उसका रिजल्ट होगा. अगला क्वेश्चन है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सेडिशन कमेटी ऑन न्यूज. सेडिशियस कमेटी का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो यहाँ पर इसका आंसर है कि सेडिशियस कमेटी रिपोर्ट अंडर रॉलेट in 1919 further strengthened the control that led to the imposition of penalties on various newspapers. ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34.3 का. अगला क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट टाइगर पे दिया हुआ है, एक एक्सट्रैक्ट है और इस एक्सट्रैक्ट के बेसिस पर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए. जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, वाई वॉज प्रोजेक्ट टाइगर कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर टाइगर कंजर्वेशन. Why was it considered a significant step for tiger conservation? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये टाइगर को सिग्निफिकेंट स्टेप ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें टाइगर कंजर्वेशन की बात थी. ठीक है ना, इसमें टाइगर को बचाने की बात करी गई थी. ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर वॉज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर टाइगर कंजर्वेशन बिकॉज प्रोजेक्ट टाइगर हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यूमरस लॉज विच कॉल्ड फॉर banning on the poaching activities and all. ठीक है ना, and due to banning of this the illegal poaching and trade of the tiger was restricted. So that is why it was a significant step for tiger conservation. What role did India play in global tiger population? इंडिया का क्या रोल था ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन में, तो हमने इस पैराग्राफ में ये पढ़ा है ऑलरेडी कि जो था वो इंडिया एंड नेपाल दे हैव प्रोवाइडेड अ हैबिटेट टू अबाउट 2/3. दे हैव प्रोवाइडेड अ हैबिटेट ऑफ अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है ना, एंड दे आर सो इंडिया हैड अ लॉट ऑफ टाइगर पॉपुलेशन. दैट मीन्स सो दैट वाज द रोल ऑफ इंडिया. ठीक है ना, तो दैट वाज द रोल ऑफ इंडिया इन द when we talk about the tiger population, and India has played a major role by passing the, वहाँ पर आप इसको by passing the tiger project tiger. ठीक है ना, in the year 1973. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेंशन एनी 2 मेजर थ्रेट्स टू द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज. 2 मेजर थ्रेट्स जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के लिए होती हैं, ये तो आपका पैराग्राफ में ही आंसर दिया हुआ था इसका, तो यहाँ पर आपको उसी से ही पिकअप कर लेना है. ठीक है ना, देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लीशन, है ना, ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ पूरा यहाँ से लेकर के श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सेट्रा, ये इनमें से यही आंसर है आपका. ठीक है ना, थर्ड का आंसर आपका ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है. ठीक है ना, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है. पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर रिकॉर्डेड एज मदर टंग इन द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया. तो कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो सभी लोगों ने आई होप 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है ना, 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस. हाउ वर द लैंग्वेजेस ग्रुप टुगेदर इन सेंसस रिपोर्ट. लैंग्वेजेस, हाउ वर द लैंग्वेजेस कैसे ग्रुप टुगेदर में इन द सेंसस रिपोर्ट में. ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दे वर ग्रुप टुगेदर अंडर मेजर लैंग्वेजेस. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया ऑलरेडी कि दे वर ग्रुप टुगेदर अंडर मेजर लैंग्वेजेस. मेजर लैंग्वेजेस जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी हो गया. ठीक है ना, हिंदी के अंदर में बहुत सारी लैंग्वेजेस को रखा हुआ था, जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी एंड मैनी अदर्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी. तो ये उसका एग्जाम्पल भी हो गया. ठीक है ना, इस तरीके से. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो 36.3 है. इसका क्या है, हाउ डज द इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूट टू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. 8th शेड्यूल में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि इट एज इट एड्रेसेस डाइवर्सिटी एज एवरी लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन इंपॉर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर शेड्यूल 8. ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है. देखिए मैप बेस्ड में तो सिंपल था, प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक सॉल्ट ला, तो वो डांडी है ना, डांडी को आपको मेंशन करना था, डांडी को मेंशन करना था आपको. और अगला है प्लेस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन द ईयर 1920. तो 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था आपका नागपुर में.
तो नागपुर को आपको यहाँ पर उसको पॉइंट कर देना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका ऑन द सेम पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। अब ये ज्योग्राफी से रिलेटेड, इनमें कोई भी 3 जगहों को, चाहे आप सलाल डैम करो, चाहे कलपक्कम करो, चाहे बेंगलुरु करो, ठीक है ना। तो ये आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो आप इसको बना पाए होगे, आई होप, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द टूडेज पेपर। हमने आज सेट 1 पेपर लिया था, ठीक है ना। सेट 2 और सेट 3 भी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेम ही है, ठीक है ना, ज़्यादा कोई डिफरेंस उनमें नहीं है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू मस्ट हैव चेकड आउट योर आंसर्स, ठीक है। और ये जो भी आंसर्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे 100% हैं, इनमें कोई भी डाउट जैसा केस नहीं है, ठीक है ना। तो चाहे वो MCQ क्वेश्चन हो या कोई भी हो, ठीक है ना। आई होप आपने अपने क्वेश्चंस को मिला लिया होगा, और आई होप that you must have done well today. That's all. Thank you so much. That's all for today. Thank you so much for watching the video.